कैसे हो प्यारे विद्यार्थियों, हमने पेपर नंबर फर्स्ट कंप्लीट कर लिया है। आपकी एक क्लास और लेनी है पेपर फर्स्ट की चैप्टर 9 की, जो मैं संडे तक आपकी क्लास अपलोड कर दूंगा। आज हम बात करेंगे पेपर सेकंड की। सभी विद्यार्थियों को पता है कि आपके पेपर सेकंड कौन सा है, वो ध्यान से देखो। आप पेपर सेकंड आपके कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, सम्मिश्र विश्लेषण, जो आपके पेपर सेकंड है वो भी कितने नंबर का होगा, आपके टोटल वही 40 नंबर का होगा। पेपर सेकंड में आपकी एक ही बुक है, कौन सी बुक है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। कहने का जो आपके 5 यूनिट आएंगी वो कहां से आएंगी, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से आएंगी। तो सभी प्यारे विद्यार्थी जो आज आपकी क्लास होगी इसको ध्यान से देखना। एक तो आप जो विद्यार्थी लेट हो गए हैं उनको एक काम करना है, जैसे पेपर सेकंड की आज ये क्लास अपलोड होगी तो पहले आप पेपर सेकंड की क्लास की स्टडी करो। फिर आपका पेपर फर्स्ट कंप्लीट हो गया तो पेपर सेकंड के साथ आपको पेपर फर्स्ट की स्टडी भी करनी है। जैसे आप पेपर फर्स्ट की डेली की 1-2 क्लासें देखते रहा करो आप, जिससे पेपर सेकंड और फर्स्ट दोनों एक साथ कवर हो जाएं। अभी कुछ विद्यार्थी सोच रहे हैं कि स्टडी कर लेंगे, बहुत टाइम है। बेटे कुछ भी टाइम नहीं है, क्योंकि आपके बीएससी थर्ड ईयर की जो मैथ है वो टोटल थ्योरी है। आपको ये नहीं लगेगा कि आप मैथ पढ़ रहे हो, आपको ऐसे लगेगा जैसे आपको हिस्ट्री वगैरह या ज्योग्राफी वगैरह पढ़ रहे हो आप। तो इस बुक को पढ़ने के लिए आपको टाइम चाहिए, तीनों पेपरों को पढ़ने के लिए टाइम चाहिए। आप ऐसे नहीं कर सकते कि 10 दिन में एक पेपर कवर कर लिया, नहीं होगा, क्योंकि पहले से आपका कुछ भी पढ़ा हुआ नहीं है। आप बोलोगे सर कॉम्प्लेक्स तो हमारा पहले से पढ़ा हुआ है 11th क्लास में। अरे वहां आपने नॉर्मल पढ़ा था। ये कॉम्प्लेक्स क्या होता है, z = x + i y होता है। x y कहां से लेते हैं, r से। यहां कॉम्प्लेक्स डिटेल से पढ़ोगे आप, अलग ही कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ोगे आप। तो उन चीजों के चक्कर में मत रहना कि हमने पहले पढ़ लिया था, कॉम्प्लेक्स ही तो पढ़ना है, नॉर्मल होगा नहीं। आपको इस पेपर की स्टडी के लिए टाइम चाहिए, तो मैं आपको आराम से पढ़ाऊंगा। तो मजे से आपकी जो भी 40-50 मिनट की क्लास होती है डेली की, उसकी आराम से आप स्टडी करो। कोई भी दिक्कत वगैरह आती है मेरे से पूछो आप। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पेपर सेकंड को। देखो पेपर सेकंड आपके कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। तो सबसे पहले हम कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ते हैं कि जो सम्मिश्र संख्याएं हैं वो क्या होती हैं। हम बात कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहे हैं, सम्मिश्र संख्याओं की बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम ये पता लगाते हैं कि इन संख्याओं की आवश्यकता क्यों पड़ी। जैसे आपके पास कोई भी बहुपदीय फलन है, जैसे आपके पास एक फलन दे रखा है, बहुपदीय फलन x² + 4 = 0। एक फलन दे रखा आपके पास x² - 3x + 2 = 0। ये कोई आपके पास x के पदों में क्या है, कोई बहुपदीय फलन है। अब जैसे इसको हम सॉल्व करें तो यहां x की वैल्यू क्या क्या आएगी आपको पता है। एक तो x की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, इसको सॉल्व करोगे तो आपको फैक्टर करने पड़ेंगे। फैक्टर क्या होंगे, ऐसे दो संख्याएं कि जोड़ने पर तो क्या है -3 और गुणा करने पर क्या है +2। ऐसी संख्याएं क्या आपको पता है -1 और -2 है। ऐसे ही करते हो आप फैक्टर कि जोड़ने पर तो कितना आना चाहिए -3 और गुणा करने पर क्या आना चाहिए +2। तो -1 और -2 है, ऐड करेंगे -3 होगा, मल्टीप्लाई करेंगे +2 होगा। अब यहां से x की वैल्यू क्या आएगी 1 और क्या आएगी आपके पास 2 आएगी। तो कहने का अर्थ इस जो आपके पास से समीकरण दे रखा है इसका हल क्या होगा, x = 1 और x = 2। 1 और 2 आपको पता है कैसी संख्याएं हैं, रियल नंबर है, वास्तविक संख्याएं हैं। तो यहां कोई दिक्कत नहीं आई हमें। ऐसे समीकरणों को हल करने में हमें कोई दिक्कत नहीं आई, क्योंकि उनका हल क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। लेकिन जब आप इसका हल करोगे, आपको इसका हल करना है, तो x के मान क्या आएंगे आपके पास से, देखो 4 का वही पक्षांतरण करोगे तो क्या होगा -4 होगा। यहां से x की वैल्यू फाइंड करोगे तो क्या होगा
देखो रूट लेंगे तो प्लस माइनस, और यहां से क्या आएगा माइनस का 4। और सभी प्यारे विद्यार्थी जानते हैं कि रूट -1 क्या होता है आयोटा, और यहां से क्या आ गया 2। तो हमें सम्मिश्र संख्याओं की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि ऐसे समीकरण थे जिनका हल क्या नहीं था, एक वास्तविक संख्या नहीं थी। तो उनका हल ज्ञात करने के लिए हमें सम्मिश्र संख्याओं की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि वरना सम्मिश्र संख्याएं नहीं होती तो इन समीकरणों का हल का अस्तित्व भी फिर नहीं होता। तो इन समीकरणों का हल ज्ञात करने के लिए हमें सम्मिश्र संख्याओं की आवश्यकता पड़ी। अब हम कह सकते हैं कि इसका हल क्या होगा, x इक्वल +-2 आयोटा। तो ये क्या होती है, 2 आयोटा वगैरह कॉम्प्लेक्स नंबर होती है सम्मिश्र संख्याएं। वैसे आपको पता है कि सम्मिश्र संख्याएं होती हैं वो सबसे बड़ी संख्याएं होती हैं। जो एक सम्मिश्र संख्या होती है वो एक वास्तविक संख्या भी होती है। क्या एक सम्मिश्र संख्या वास्तविक संख्या होती है? ये होना जरूरी नहीं, लेकिन एक बात जरूरी है कि जैसे प्रत्येक वास्तविक संख्या है वो हमेशा क्या होती है, एक सम्मिश्र संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय या अपरिमेय संख्या भी क्या होती है, हमेशा सम्मिश्र संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, वो सब क्या होती है, सम्मिश्र संख्याएं होती हैं। क्योंकि सबसे बड़ी जो नंबर्स होती हैं वो क्या होती है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मैं नॉर्मली आपको बता दूं कि इस प्रकार के समीकरणों का हल ज्ञात करने के लिए हमें सम्मिश्र संख्याओं की आवश्यकता पड़ी। ओके, देखो अब हम बात करें जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसको किससे लिखा जाता है। देखो जो सम्मिश्र संख्याएं होती हैं उनका जो सेट होता है, समुच्चय, उसको C या Z से लिखा जाता है। सम्मिश्र संख्याओं की समुच्चय को किससे लिखा जाता है, C या Z से। और सम्मिश्र संख्याएं किस प्रकार की होती हैं कि वे संख्याएं जिन्हें x + i y के रूप में लिखा जा सके उन्हें क्या कहते हैं, सम्मिश्र संख्याएं कहते हैं। x y कहां से लेते हैं, r से लेते हैं। r क्या होता है, रियल नंबर। जैसे आपसे मैं ये पूछूं कि क्या 5 है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो अभी मैंने पढ़ाया कि वे सभी संख्याएं सम्मिश्र संख्याएं होती हैं जिन्हें x + i के रूप में लिखा जा सके। तो परिभाषा यदि आप लिखना चाहो तो आप नॉर्मली लिख देना कि वे संख्याएं जिन्हें x + i फिर for each x y belongs to r के रूप में लिखा जा सकता है, वे सभी संख्याएं सम्मिश्र संख्याएं कहलाती हैं। और फिर C या Z सम्मिश्र संख्याओं को C आगे और लिख देना, सम्मिश्र संख्याओं को C या Z से निरूपित करते हैं। और C या Z बराबर x + i x y कहां से लेते हैं, R से। अब मैंने पूछा कि क्या 5 है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो क्या 5 को आप x + i के रूप में लिख सकते हो? हाँ लिख सकते हैं, 5 को मैं लिख सकता हूं। देखो, और मेरे को पता है कि 5 भी एक कॉम्प्लेक्स, 5 भी एक रियल नंबर होता है, 0 भी क्या होता है, एक रियल नंबर होता है। तो जो 5 है आपके पास 5 है वो क्या है, एक सम्मिश्र संख्या है। जैसे मैंने आपसे पूछा कि क्या 2/3 एक सम्मिश्र संख्या है, आप बोलोगे हाँ है, क्योंकि 2/3 को भी हम किस रूप में लिख सकते हैं, x + i के रूप में। अब 2/3 भी r में होता है, क्योंकि 2/3 भी एक रियल नंबर होता है, और 0 भी क्या होता है, एक रियल नंबर होता है। ये सभी क्या है आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये तो समझ गए होंगे आप। जैसे 7 आयोटा है, क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है? हाँ है, ये तो होंगे। आयोटा वाली तो क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर होते ही, आप जानते हो इनको। तो 7 आयोटा को मैं ये लिख सकता हूँ 0 + 7 आयोटा। देखो यहाँ 0 भी r में है और 7 भी किस में है, r में है। तो आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। वे सभी संख्याएं जिन्हें x + i x y कहां से लेते हैं, r से, के रूप में लिखा जा सके सम्मिश्र संख्याएं कहलाती हैं। सम्मिश्र संख्याओं के समुच्चय को C या Z से निरूपित करते हैं। समझ गए आप। सम्मिश्र संख्याओं की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी वो भी आप समझ गए। कुछ समीकरण ऐसे थे जिनका हल क्या नहीं था, एक वास्तविक संख्या नहीं थी। उन समीकरणों का हल ज्ञात करने के लिए हमें सम्मिश्र संख्याओं की आवश्यकता पड़ी।
तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में आप समझ गए होंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। और एक चीज और नोट कर लेना आप भी, ऐसे को z बराबर है, z एक सम्मिश्र संख्या है और मैंने इसको x प्लस आयोटा y के रूप में लिख दिया। आप याद कर लेना कि जो x प्लस आयोटा y है इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है xy। जो x प्लस आयोटा y है कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, उसको हम xy से भी डिनोट करते हैं, xy से भी क्या करते हैं हम डिनोट करते हैं। तो इस बात को आप ध्यान से समझ लेना आप पे। अब देखो मैं बुक के अकॉर्डिंग ही चलता हूं थोड़ा सा। एक तो आपके कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, कॉम्प्लेक्स नंबर के आगे क्या दे रखा है आपके, कुछ नियम दे रखे हैं कंजुगेट वगैरह। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे लिखा जा सकता है, z बराबर x प्लस आयोटा y से डिनोट करते हैं। और आपने कंजुगेट संयुग्मी का नाम सुना होगा। कोई भी सम्मिश्र संख्या है जैसे x प्लस आयोटा y है, इसका संयुग्मी क्या होगा, x माइनस आयोटा y होता है। किसी भी सम्मिश्र संख्या का संयुग्मी कैसे लिखते हैं, आयोटा से पहले क्या लगा देते हैं, माइनस लगा देते हैं, याद कर लेना। जैसे कोई आप ये दे रखी है सम्मिश्र संख्या z बराबर 5, इसका z बाहर भी क्या होगा, 5 ही होगा। क्यों, क्योंकि 5 को हम क्या लिख सकते हैं, इस रूप में लिख सकते हैं। हमें पता है कि जब संयुग्मी लेते हैं ना तो जो माइनस है वो किससे पहले आता है, आयोटा से पहले आता है। माइनस किससे पहले आता है, आयोटा से पहले आता है। ये आप डिटेल से आप पिछली क्लासों में पढ़ भी चुके आप संयुग्मी के बारे में। तो देखो आपको कुछ नियम दे रखे हैं, आप नीचे देखना। जैसे z प्लस z बाहर दे रखा है, यदि z और z बाहर को ऐड करते हैं तो क्या आता है, 2x आता है। क्या आता है, 2x। अब एक बात और बताओ आप, ये छोटी छोटी बातें हैं, थोड़ा बेसिक है, इसका ध्यान रखना क्योंकि आगे काम में आएगा। देखो सम्मिश्र संख्या को z बराबर x प्लस आयोटा y के रूप में लिखा जा सकता है। एक चीज नोट कर लेना, या x तो क्या होता है, z का क्या होता है, वास्तविक भाग, रियल पार्ट, और y क्या होता है, z का काल्पनिक भाग। जैसे कोई बोले ना आपको कि रियल पार्ट z, कि z का रियल पार्ट क्या है, तो आप उसको आंसर क्या देना, x। कोई आपको बोले इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, कि z का काल्पनिक भाग क्या है, तो उसको आंसर देना y। आयोटा का गुणांक होता है इमेजिनरी पार्ट, आयोटा y मत लिख देना आप। तो बात समझ में आ गई, z बराबर x प्लस आयोटा y होता है। वहां x को तो क्या बोला जाता है, z का वास्तविक भाग, और y को क्या बोला जाता है, z का काल्पनिक भाग। तो ये बताओ 2x को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 रियल पार्ट ऑफ z लिख सकता हूं मैं, या देखो ये भी तो लिख सकता हूं ना मैं, 2 रियल पार्ट ऑफ z बाहर, ये भी गलत नहीं है। अरे किसी सम्मिश्र संख्या का संयुग्मी भी क्या होता है, एक सम्मिश्र संख्या ही होती है। और कोई आपको बोले कि z बाहर का रियल पार्ट क्या है, तो आप इसको क्या आंसर दोगे, x। z बाहर का इमेजिनरी पार्ट क्या है, तो प्लस y नहीं माइनस y है। z बाहर का काल्पनिक भाग क्या है, माइनस y है। तो आप x को रियल पार्ट z भी लिख सकते हैं, रियल पार्ट z बाहर भी, क्योंकि z बाहर का भी रियल पार्ट क्या है, x ही है। ऐसे मैं आपसे पूछूं कि z माइनस z बाहर का मान कितना होगा, तो आप आंसर क्या दोगे, z में से क्या घटाओगे, z बाहर, तो आंसर कितना आएगा आपके पास, 2 आयोटा y। और इसको 2 आयोटा तो ऐसे कैसे, और y को क्या लिख सकता हूं मैं, इमेजिनरी पार्ट z। या इसको लिखना चाहूं मैं, इमेजिनरी पार्ट z बार लिखना चाहूं तो माइनस और आएगा, आपको पता है, क्योंकि z बाहर का काल्पनिक भाग क्या है, माइनस y है। तो इसको हटाएंगे तो माइनस y आएगा, तो माइनस से गुणा होगे तभी तो प्लस y बनेगा, ये वाला पद। देखो और भी छोटी छोटी बातें हैं, जैसे आपके पास मैंने 2 कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिए, 2 सम्मिश्र संख्याएं, एक तो z1 ले ली, z1 को तो मैंने क्या लिख लिया, x1 प्लस आयोटा y1, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं x1 y1। और एक मैंने सम्मिश्र संख्या क्या ले ली, x2 प्लस आयोटा y2, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, x2 y2।
तो आप ये बताइए मेरे को Z1 प्लस Z2 यदि इस कंप्लीट का संयुग्मी दे रखा है तो आप अलग अलग भी क्या ले सकते हो, संयुग्मी ले सकते हो आप। छोटी छोटी बातें हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हो तो ये चीज़ें काम आने वाली हैं अपने आगे, तो इन चीज़ों को नॉर्मल मत लेना, एक एक बात को समझना। जैसे हम Z1 प्लस Z2 बाहर निकाले हैं तो सबसे पहले तो ये बताओ कि Z1 प्लस Z2 बाहर क्या होगा। दोनों को ऐड करेंगे तो x1 प्लस x2 और प्लस आयोटा y1 प्लस क्या होगा y2। ऐड करेंगे तो वास्तविक भाग एक जगह लिख लेंगे और काल्पनिक भाग एक जगह आयोटा कॉमन लेकर। अब यदि मेरे को क्या निकालना है, ये तो Z1 प्लस Z2 लिखा है, अब संयुग्मी निकालना है तो आयोटा से पहले क्या आ जाएगा माइनस, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं x1 माइनस आयोटा y1 और प्लस x2 माइनस आयोटा y2। अरे Z1 क्या है, x1 प्लस आयोटा y1 है, कोई आपको बोले Z1 बाहर क्या होगा x1 माइनस आयोटा y1, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं Z1 बाहर, और इसको क्या बोल सकता हूं मैं Z2 बाहर। तो ये मैंने लिखा है। आप नॉर्मली आगे देखो, बुक में दे रखा है, मैं थोड़ा समझा रहा हूं आपको। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसके संयुग्मी का संयुग्मी क्या होता है, वही कॉम्प्लेक्स नंबर होती है, वही सम्मिश्र संख्या होती है। जैसे आपके पास एक सम्मिश्र संख्या z दे रखी है, z बराबर क्या दे रखा है x प्लस आयोटा y। यदि मैं बात करूं z बाहर की तो z बाहर क्या होगा x माइनस आयोटा y, और दोबारा से इसका संयुग्मी लूं तो संयुग्मी मैंने सिखाया था कि आयोटा से पहले माइनस आ जाता है, तो माइनस पहले से है, दोबारा संयुग्मी लेंगे तो क्या होगा प्लस आयोटा, ये जेड आ गया देखो। तो संयुग्मी का संयुग्मी क्या होता है, वही कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो ऐसे अनेक नियम दे रखे हैं कि आपके पास दे रखा है कि Z1 माइनस Z2 कंप्लीट का बाहर दे रखा हो, कंप्लीट का संयुग्मी, तो आप अलग अलग भी क्या ले सकते हो, इनका संयुग्मी ले सकते हो। आप अलग अलग भी क्या ले सकते हैं, इनका संयुग्मी। देखो तो ये कुछ नियम दे रखे हैं आपकी बुक में, तो इनको तो आप समझ लोगे, समझ लोगे आप। देखो अब हम बात करते हैं, कोई सा भी नियम हो एग्जाम्पल लेके चेक कर लिया करो आप। देखो अब हम बात कर रहे हैं सम्मिश्र संख्या का मापांक। तो सम्मिश्र संख्या का मापांक क्या होता है, सभी प्यारे विद्यार्थी उस चीज को नोट कर लेना आप भी। जैसे आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है z बराबर x प्लस आयोटा y, तो इसका मापांक क्या होगा, मोड ऑफ z का मान कितना होगा, रूट वास्तविक भाग का स्क्वायर प्लस काल्पनिक भाग का स्क्वायर, ऐसे लेते हैं हम मोड। सभी को पहले से भी पता है, लेकिन और भी समझ लो क्या अपना नुकसान हो रहा है। तो एक चीज नोट कर लेना, जैसे आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं Z1 और Z2, इनका आप क्या ले रहे हो, मोड। इनका क्या ले रहे हो, मोड ले रहे हो, तो यहां से क्या होगा, अलग अलग मोड लेते हैं तो कौन सा चिन्ह आता है, लेस देन इक्वल का चिन्ह आता है। यदि Z1 माइनस Z2 यहां से क्या दे रखा है, अलग अलग मोड लेते हैं तो किसका चिन्ह आता है, लेस देन इक्वल का चिन्ह आता है। वो तभी आता है जब इधर किसका साइन हो, प्लस का, वरना याद कर लेना आप Z1 माइनस Z2 है, अलग अलग मोड ले रहे हैं तो क्या होगा, मोड ऑफ Z1 माइनस Z1 माइनस Z2 है, और आपने इधर माइनस लिया है तो इधर क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल होता है। अभी आया कैसे, नॉर्मली एग्जांपल लेके चेक कर लो। जैसे हमने Z1 का मान तो ले लिया 5, इजी ले लेते हैं 1 प्लस 2 आयोटा, और Z2 ले लिया हमने 4 आयोटा ले लिया, जैसे नॉर्मल। हार्ड में क्यों जाए, दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेने हैं, इसका मान निकालो Z1 माइनस Z2, तो Z1 माइनस Z2 कितना होगा, इसमें से घटाओगे तो 1 माइनस क्या आएगा, 2 आयोटा, और इसका मान हमें पता है 1 प्लस 4 तो रूट 5 होगा।
इनके मान निकालो आप। मोड ऑफ Z1 क्या होगा, वही होगा √5 होगा, और यहां से मोड ऑफ Z2 कितना होगा, तो Z2 लेंगे 0 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर -4 होगा। तो हमें पता है मोड ऑफ Z1 और माइनस मोड ऑफ Z2 साथ ही निकाल दो आप। तो ये तो होगा √5 पर ये होगा आपके पास 16 तो 4। तो देखो ये मान तो देखो छोटा ही है, ये मान बड़ा है क्योंकि इसका मान तो √5 है। यहाँ √5 में आप 4 को और घटा रहे हो, तो ये मान छोटा है, ये मान बड़ा है। तो ये वाला मान यदि माइनस हो, यदि यहाँ प्लस होता ना, यदि यहाँ क्या होता प्लस, तो ये मान देखो क्या हो जाता, प्लस वाला बड़ा हो जाता इस वाले मान से। देखो तो यही मैं बात आपको समझाना चाह रहा हूं कि माइनस हो, इधर प्लस है तो इधर प्लस है, यदि इधर माइनस है तो इधर क्या आ जाएगा ग्रेटर देन। इधर प्लस लेते हो तो इधर लगा दिया करो ग्रेटर देन, और यदि इधर माइनस लेते हो तो ग्रेटर देन इक्वल इधर लगा दिया करो आप। ओके, तो ये चीजें आप समझ गए होंगे, छोटी छोटी बातें दे रखी हैं कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को पता है। अब सम्मिश्र संख्या का ज्यामितीय निरूपण देखो आप। उससे पहले भी देख लो, कोई टॉपिक तो नहीं आपके। देखो आप सम्मिश्र संख्या का ज्यामितीय निरूपण। देखो यहां से एग्जाम में आता नहीं, लेकिन ये चीजें आपको आनी चाहिए, एग्जाम में भी आगे से आता है। वैसे ये छोटी छोटी बातें हैं। तो किसी सम्मिश्र संख्या का ज्यामितीय निरूपण क्या होता है, देखो हम नॉर्मली बात करें, ज्यामितीय निरूपण आलेख वगैरह बनाने वाली बात है। जैसे आपको किसी भी कोई रियल नंबर है और उसका ज्यामितीय निरूपण करना है, तो हमें पता है कि कोई भी वास्तविक संख्या है उसका ज्यामितीय निरूपण क्या होता है, एक बिंदु होता है, और वो बिंदु क्या होता है, किसी एक रेखा पर होता है। जैसे आपके पास कोई रियल नंबर है 3, अब इसको डिनोट करना है तो हम डिनोट कर देंगे इधर 1 2 3 -1 -2 -3, इधर आएगा 3। तो कोई भी वास्तविक संख्या है उसको निरूपित करने के लिए हमें एक रेखा की आवश्यकता पड़ती है, किसी वास्तविक संख्या को निरूपित करने के लिए। लेकिन किसी सम्मिश्र संख्या का ज्यामितीय निरूपण करने के लिए हमें समतल की आवश्यकता पड़ती है। कोई भी सम्मिश्र संख्या है उसका ज्यामितीय निरूपण करना है तो हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, समतल की। और समतल कैसा होता है, आयताकार होना चाहिए। समतल कैसा होना चाहिए, आयताकार। अब समतल की एक अक्ष को तो हम क्या बोलते हैं, वास्तविक अक्ष बोलते हैं, और एक अक्ष को हम क्या बोलते हैं, काल्पनिक अक्ष बोलते हैं। तो लिख दीजिए थोड़ा सा आप पे, किसी वास्तविक संख्या को निरूपित करने के लिए हमें एक सरल रेखा की आवश्यकता होती है। अभी देखा था आपने, एक सरल रेखा की आवश्यकता ही थी ओनली। परंतु एक सम्मिश्र संख्या को निरूपित करने के लिए
हमें एक समतल की आवश्यकता पड़ती है। समतल की आवश्यकता होती है जिसकी एक अक्ष को वैसे लिख दीजिए जिसकी एक अक्ष को वास्तविक, जिसकी एक अक्ष एक समतल एक्स वाई की, थोड़ा डिटेल से लिख दीजिए, एक समतल एक्स वाई की आवश्यकता पड़ती है जिसकी एक अक्ष को वास्तविक अक्ष तथा दूसरी अक्ष वाई अक्ष को काल्पनिक अक्ष कहते हैं। अब देखो आप, जैसे हमने मान लिया कि आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, हमें इसका ज्यामितीय निरूपण करना है। किसी सम्मिश्र संख्या का ही तो ज्यामितीय निरूपण करना है। तो मैंने वो सम्मिश्र संख्या क्या ले ली, z बराबर x प्लस आयुटा y ले ली मैंने। अब अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसमें x प्लस आयुटा y, वैसे जो सम्मिश्र संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं, वास्तविक संख्याओं का क्रमित युग्म होती हैं। ऐसे भी परिभाषा बोल सकते हैं कि सम्मिश्र संख्याएं वास्तविक संख्याएं या दो वास्तविक संख्याओं का क्रमित युग्म होती है, पेयर। अब जैसे आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको डिनोट करना है तो आप कैसे करोगे, ये तो देखो एक्स एक्स आ गया जिसको अपन क्या बोलते हैं, वास्तविक एक्स, और ये क्या आपके पास y है जिसको हम बोलते हैं काल्पनिक x। अब हमें z को डिनोट करना है और z बराबर क्या लिया है मैंने, x प्लस आयुटा y। x प्लस आयुटा y को क्या लिख सकते हैं, xy। तो ये बिंदु वहां पर आएगा जहां एक पॉइंट तो क्या होगा आपके पास, x होगा, और एक पॉइंट क्या होगा आपके पास, y होगा। तो मैंने ये पॉइंट यहां मान लिया कि यहां पर जो कैपिटल x है इस x पर तो क्या है, स्मॉल x है, और कैपिटल Y पर क्या है, स्मॉल y है। कहने का जहां जैसे यहां 1 2 होता तो ये बिंदु कहां आता कि जहां इस वाली x पर तो मान 1 होता और इस वाली x पर मान क्या होता, 2 होता। और मैंने इस जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसके पॉइंट को क्या नाम दे दिया, P। तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि जैसे कोई भी आपके पास क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, उसको डिनोट कैसे करते हैं, उसको वास्तविक संख्याओं के क्रमित युग्म के रूप में लिखते हैं और उसको डिनोट कर देते हैं कि वो समतल में कौन सी पोजीशन पर आपके पास, जैसे एक्स वाई, या मैंने मान लिया कि यहां पर है, एक्स वाई को मैंने कौन से बिंदु से लिख दिया, पी से। तो एक चीज नोट कर लेना आप, फिर ये क्या होता है, ये होता है एक्स। ये x होगा, नहीं बेटे, ये क्या होगा, y। और ये क्या होता है आपके पास, x होता है, ये क्या होता है, x। और हमें पता है पाइथागोरस प्रमेय से ये क्या होगा, रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, या इसको क्या बोल सकते हैं, जो OP है इसका मोड। अरे मोड किसको रिप्रेजेंट करता है, O से लेकर P के बीच की दूरी को। अगर O से लेकर P के बीच की आप दूरी निकालोगे तो आप कैसे निकालोगे, जीरो को आप ये भी लिख सकते हैं 0 0, ये तो आएगी अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ये सम्मिश्र संख्या का क्या हो गया, ज्यामितीय निरूपण हो गया है कि बिंदु कहां है, इसको क्या बोला जाता है, OP का मोड,
या ओपी वेक्टर से भी इस लाइन को, तो ओपी ये दूरी है ना, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को तो हम किससे लिखेंगे, ओपी के मोड से लिखेंगे। ये आपके पास y होगा, ये क्या होगा, x होगा, ये वास्तविक x होगी, ये काल्पनिक x होगी। ये होता आपके पास ज्यामितीय निरूपण होता है। तो यहां तक आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कहने का हाँ, एक चीज और नोट करो आप पे, जैसे z है तो अब मैं z को क्या बोल सकता हूं, z को मैं यहां डायग्राम की पोजीशन से ये भी बोल सकता हूं z बराबर ओपी वेक्टर। z को, क्योंकि z को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ओपी तो रिप्रेजेंट कर रहा है z को, तो ओपी वेक्टर बोल सकता हूं मैं। ओपी वेक्टर, वेक्टर तो आप जानते हैं ना, ओ से पी की ओर, ओ से पी की ओर। तो ओपी को मैं क्या बोल सकता हूं, ओपी वेक्टर को मैं क्या बोल सकता हूं, जेड भी बोल सकता हूं। तो ये ज्यामितीय निरूपण हो गया। सभी प्यारे विद्यार्थियों को समझ में आ गया होगा। एग्जाम में आई तो नॉर्मल ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं इन चीजों में, आपको आप 2-3 पेज भर के आ जाओ, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं। मुद्दे की बात होनी चाहिए कि सम्मिश्र संख्या को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक प्लेन की आवश्यकता होती है। हाँ, एरोप्लेन की नहीं बेटे। देखो अब आपको एग्जाम्पल के साथ लेके चलते हैं। जैसे कोई एग्जाम्पल ले लीजिए आप, क्योंकि आपने इतना पढ़ा है, देखते हैं क्या रेस्पॉन्स आया आपका, कितना क्या समझ में आया। क्योंकि अभी तक तो वैसे नॉर्मल बातें पढ़ाई है, वो मेरे को पता आपको समझ में आ गई होंगी। अब देखिए आप सभी विद्यार्थी, जैसे मैंने एग्जाम्पल ले लिया। हाँ, मैंने एक बात नहीं बताई आपको। देखो आपके यूनिट नंबर फर्स्ट चल रही है। कौन सी यूनिट चल रही है, फर्स्ट। और यूनिट नंबर फर्स्ट में आपके कितने चैप्टर हैं, चैप्टर फर्स्ट और थर्ड। यदि आप पढ़ लोगे तो आराम से आपके दोनों क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। अब की बार की बात करें तो अब की बार थोड़ा सा पेपर इजी आया था, वो थर्ड से ही दोनों क्वेश्चन दे दिए थे इसने, ऊपर वाला भी रथवा वाला भी। लेकिन फर्स्ट की स्टडी की आवश्यकता है आपको। तो यूनिट नंबर फर्स्ट चल रही है, इसमें मैं आपको फर्स्ट चैप्टर और थर्ड चैप्टर पढ़ाऊंगा। आराम से आपका क्वेश्चन कवर हो जाएगा। तो देखिए आप एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं 1.5.1। सिद्ध कीजिए कि आर्गेंट चित्र में, आर्गेंट चित्र कौन सा होता है, भी लिखा था ना वो, वास्तविक एक्स, काल्पनिक एक्स, ओपी वेक्टर वाला, उसी को बोला जाता है। सिद्ध कीजिए कि आर्गेंट चित्र में बिंदुओं Z1, Z2, Z3 शीर्ष वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है। प्रदर्शित कीजिए कि त्रिभुज संभव होगा यदि ये होगा। देखो हम मान के चल रहे हैं, एक आर्गेंट चित्र दे रखा आपके पास है। माना आर्गेंट चित्र में बिंदुओं या चित्र में लिख दीजिए आप Z1, Z2 तथा Z3 को निरूपित करने वाले देखो हमने पॉइंट क्या लिए हैं वो ध्यान से सुनो। एक तो मैंने पॉइंट ले लिया P, एक पॉइंट Q और एक पॉइंट में क्या लेके चल रहा हूं, R है। एक आर्गेंट चित्र दे रखा है, देखो बात को समझो। और उसमें 3 निर्देशांक दे रखे हैं, एक Z1 है, एक Z2 है और एक क्या है, Z3 है। और इन 3 बिंदुओं से मिलकर क्या बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है हमें। और वो त्रिभुज भी कैसा बन रहा है, देखो पहले तो सिंपल त्रिभुज लेके चलेंगे, दूसरे वाली कंडीशन में समबाहु लेके चल रहा है। वो एक त्रिभुज बन रहा है और हमें उस त्रिभुज का क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो हम मान के चल रहे हैं कि माना, देखो मैंने Z1 की वैल्यू तो क्या मान ली, x1 प्लस आयोटा y1, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, x1 y1। Z2 की वैल्यू आपने क्या मान ली, x2 प्लस आयोटा y2। और हमें पता है कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है,
जो वास्तविक संख्याएं होती हैं उनका क्या होता है, क्रमित युग्म होता है आपके पास। Z3 की वैल्यू मैंने क्या मान ली, x3 प्लस आयोटा y3, और इसको क्या लिख सकते हो आप, x3 y3। बात को समझो, आराम से पढ़ लो प्रश्न को। आर्गेंट चित्र में बिंदुओं Z1 Z2 Z3 शीर्ष वाले एक त्रिभुज दे रखा है, उसके शीर्ष क्या है, Z1 Z2 Z3 है। अब वो पॉइंट मैंने क्या मान लिए, PQ और R। कहने का अर्थ मैंने जो Z1 शीर्ष है इसको तो क्या मान लिया मैंने, P मान लिया। डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं, इसमें मैं समझाने के लिए बना रहा हूं। Z1 क्या है आपको पता है, x1 y1 है। कहने का अर्थ ये Z1 लिख दो चाहे x1 y1, कहने का अर्थ जो ये शीर्ष है x1 y1, इसको तो मैंने क्या लिख दिया, बिंदु P से। और जो आपके पास Z2 शीर्ष है, Z2 को मैं क्या लिख सकता हूं, x2 y2, मैंने इसको क्या पॉइंट दे दिया, Q। और जो आपके पास Z3 शीर्ष है इसको मैं क्या लिख सकता हूं, x3 y3, और मैंने इसको कौन से बिंदु से लिख दिया, R से। तो यही है आपके पास बिंदु PQR है। अब हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो लिख देना त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। सिंपल सी बात है, हमें त्रिभुज PQR का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो आपने 10वीं क्लास की बात करें तो 10वीं क्लास में आपने एक त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला पढ़ा होगा। वैसे वहां आपने बहुत से फॉर्मूले पढ़े थे, हीरो का सूत्र वगैरह, त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने के। लेकिन हीरो का सूत्र वगैरह कब काम आते थे आपको पता हो तो वहां जब आपके पास क्या दे रखा हो, भुजाओं की लंबाई। यहां जो त्रिभुज है ना उसके शीर्षों के निर्देशांक दे रखे हैं। त्रिभुज हमें पता है कि एक समतल में बनता है, त्रिभुज किस में बनता है, एक समतल में बनता है, और उसके अपने पास शीर्षों के निर्देशांक दे रखे हैं ये। तो आपको पता है कि वहां कोई भी त्रिभुज हो और यदि उसके शीर्षों के निर्देशांक दे रखे हैं तो एक क्षेत्रफल का फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, अभी याद आ जाएगा आपको। जैसे इस त्रिभुज का एक शीर्ष क्या है, x1 y1 है, तो यहां क्या लिखा जाएगा, x1 y1 और 1। दूसरा शीर्ष क्या है, Z2 था, Z2 को मैंने क्या मान लिया, x2 प्लस आयोटा y2, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ये। तो दूसरा शीर्ष क्या है, x2 y2, तो यहां 1 आएगा, और यहां पर क्या आएगा, x3 y3 और 1 आएगा। तो ये होगा इस त्रिभुज PQR का क्या आएगा, क्षेत्रफल। अब देखो ये अपने बुक वाला अपने से पूछ रहा है कि आप ये आंसर निकालो, तो वो आंसर देखो आप किसके पदों में दे रखा है, वो आंसर Z1 Z2 Z3 के पदों में दे रखा है। वो आंसर किसके पदों में दे रखा है, तो Z1 Z2 Z3 के पदों में वो आंसर दे रखा है, सिद्ध करवा रहा है कि यही आंसर निकालो आप। तो अब मेरे को बताइए आप, क्या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं क्या, देखो ये सारणिक होती है। सारणिक में क्या होता है कि एक कॉलम या एक रो ही मल्टीप्लाई होती है, कंप्लीट को आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। जैसे मैंने इस कॉलम को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, x1 x2 x3, मैंने इस कॉलम को मल्टीप्लाई कर दिया आयोटा से, आयोटा y1 आयोटा y3, 1 1 और 1। अब देखो आयोटा से गुणा किया है मैंने, तो आयोटा का क्या देना पड़ेगा आपको, भाग भी देना पड़ेगा। अब इसको देखिए आप आगे, इसको क्या लिख सकते हो आप, 1/2 आयोटा। अब यहां से आपने नियम पढ़े होंगे कि ये ऐड कर सकते हैं कॉलम वाले नियम से, कि इस कॉलम में हमने कौन सा कॉलम ऐड कर दिया, कहने का C2 कॉलम को हम क्या लिख सकते हैं, C1 प्लस C2। तो C2 कॉलम को मैंने क्या लिख दिया, ये तो ऐसे कैसे, C1 कॉलम को कुछ नहीं लिख रहे हम, x1 x2 और यहां पर क्या आपके पास x3 है, इस वाले कॉलम को लिख दिया मैंने ऐड करके, x1 प्लस आयोटा y1, x2 प्लस आयोटा y2, x3 प्लस आयोटा y3, और यहां 1 1। ये नियम पढ़े थे आपने सारणी के। C2 कॉलम को मैंने क्या लिख दिया,
C1 प्लस C2 लिख सकते हैं ऐसे। अब सभी विद्यार्थी ये भी जानते हैं कि x1, x2, x3, देखो आप इसको क्या बोल सकते हो Z1, इसको क्या बोल सकते हो Z2, इसको क्या बोल सकते हो Z3, बोल सकते हैं। ये तो माना आपने x1 प्लस आयोटा y1 को क्या माना है Z1, इसको क्या माना आपने Z2, इसको क्या माना है Z3। अब देखो कैलकुलेशन सॉल्व करें हम तो यहां से क्या आएगा 1/2 आयोटा। सारणी को सॉल्व करना आता है, सबसे पहले x1 ले रहे हैं तो इसके सापेक्ष पंक्ति व स्तंभ को छोड़ देंगे तो क्या बचेगा आपके पास Z2 1 से गुणा होगा और Z3 1 से, तो यहां से क्या आएगा Z2 माइनस Z3। देखो हमें फिर x1 ले लिया, देखो आप एक रो से भी एलिमेंट्स ले सकते हो या पे कॉलम से भी एलिमेंट्स ले सकते हो। मैं कॉलम से एलिमेंट्स ले रहा हूं, जैसे मैंने x1 ले लिया, अब मैं इसके बाद क्या लूंगा x2 लूंगा, इसके बाद में क्या लूंगा x3 लूंगा। अब देखो मैंने एक पद ही लिख दिया, अब मेरे को पता है टोटल पद कितने आने हैं, 3 पद आने हैं, क्योंकि एक बार x1 लेंगे फिर x2 लेंगे फिर x3 लेंगे। लेकिन मैंने कौन सा साइन लगा दिया सिग्मा का, ये जानते हो ना आप सिग्मा वगैरह के बारे में, जैसे सिग्मा या समेसन आई दे रखा है तो इसका अर्थ क्या होता है, समेसन आई कैप दे रखा है तो इसका अर्थ होता है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, आगे से आगे लिखते जाते हैं, ये तो होता है। तो इसका अर्थ वही है x1, फिर आगे वाले में x2। यदि आप समेसन हटाओगे, इस बात को समझो आप, जैसे मैं आपसे पूछूं, मैंने इसको ये लिख दिया, यदि आपसे मैं नॉर्मली चर्चा कर रहा हूं कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो आप मेरे को आंसर दोगे कि x1 ये पद ऐसे कैसे, फिर आप यहां एक बढ़ाओगे x1 की जगह x2, यहां भी एक बढ़ाओगे Z2 की जगह Z3, और Z3 से आगे क्या आएगा Z1 आएगा, Z3 से आगे तो Z1 ही होगा वापस, और यहां x3 लेंगे तो अब क्या होगा Z3 पे आ चुकी है, अब कहां पर आएंगे Z1 पे और यहां Z2 पे। कहने का या तो ये लिख दो यहां, या इस कंप्लीट को सॉल्व करोगे ना तो ये आएगा, वैसे इस कंप्लीट को सॉल्व करोगे तो ये आएगा। ये कैसे आएगा, x1 लिया फिर बाद में आप क्या लोगे x2 लोगे, तो वही पंक्ति स्तंभ को छोड़ दोगे आप, तो फिर यहां से क्या आएगा Z3 आएगा और Z1, फिर x3 को लोगे तो वही पंक्ति स्तंभ छोड़ देंगे, तो Z1 माइनस क्या बचेगा Z2, ये तो आएंगे। हाँ, आप पंक्ति लेकर भी सोल्व कर सकते हो सारणी को, या स्तंभ लेकर भी सोल्व कर सकते हैं। स्तंभ लेकर सोल्व करेंगे ना तब ये आएगा, वैसे पंक्ति लेकर सोल्व करेंगे तब भी यही आएगा, जो आएगा उसको आप इसमें कन्वर्ट कर सकते हो आप। तो आप समझ जाना, मैंने एक पद लिख दिया है और क्या लगा दिया है समेसन, क्योंकि आंसर सिग्मा के रूप में दे रखा है अपने पास। देखो आगे हम सॉल्व करेंगे तो 1/2 आयोटा, अब नकल कर लो आप, तो वहां आप देखोगे क्या दे रखा है Z1 का भार दे रखा है, Z1 का भार दे रखा है, x1 वगैरह नहीं दे रखा। तो एक काम कीजिए आप मेरे को ये बताइए आप, मैं x1 है, x1 को मैं क्या लिख सकता हूं Z1 प्लस Z1 का भार लिख सकता हूं, सहयोगी में लिख सकता हूं इसका, और Z2 माइनस Z3, और यहां 4 हो जाएगा। अरे Z1 है, Z1 का भार लेंगे तो माइनस आएगा, Z1 प्लस Z1 भार को ऐड करेंगे तो क्या होगा आप मेरे को बताइए, Z1 प्लस Z1 का भार ऐड करेंगे तो 2x1 आएगा, जबकि हमें तो किसकी वैल्यू चाहिए थी, हमें किसकी वैल्यू चाहिए थी x1 की, तो ऊपर 2x आ रहा है तो नीचे भी किससे गुणा करना पड़ेगा आपको 2 से, तो 4 आयोटा हो जाएगा, आप ये जानते हो। अब देखो सॉल्व कीजिए मजे से और आपका आंसर आ गया। अब ये बताइए आप इनको ऐसे भी लिख सकते हो समेसन Z1 Z2 माइनस Z3, और अलग अलग ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, समेसन Z1 बाहर और Z2 माइनस Z3। अब सभी प्यारे विद्यार्थी जानते होंगे, और लिख देता हूं मैं एक लाइन, 4 आयोटा, इसकी वैल्यू क्या होगी 0 होगी, कैसे होगी वो समझो आप।
क्योंकि यहां क्या दे रखा है, समेशन Z1 Z2 माइनस Z3। देखो आपने 3 पदों को एक पद लिखा था आपने, तो आप समेशन को उठाओगे तो कितने पद आएंगे, 3 पद आएंगे, Z1 Z2 माइनस Z3 प्लस Z2, और यहां से क्या आएगा, अब Z3 माइनस Z1 आएगा, और Z3 लेंगे तो Z क्रम से लिख दो आप, अरे Z1 Z2 Z3, तो आगे वाले पद में फिर Z2, फिर एक एक बढ़ रहा है ना ये, तो फिर Z2 Z3 Z3 के बाद Z1। अब Z3 से स्टार्ट करेंगे तो एक आगे Z1, फिर उससे आगे Z2। अब इनको गुणा करना, देखो Z1 Z2, तो यहाँ माइनस का Z1 Z2 होगा, ये Z1 Z3 माइनस का है, यहाँ प्लस का Z1 Z3 होगा, Z2 Z3 प्लस का होगा, यहाँ देखो माइनस का, ये सब कटेंगे, क्या आएगा 0। तो इसकी वैल्यू क्या होगी आप नोट कर लेना, 0 होगी। अब एक छोटी सी बात और बता दो आप मेरे को, अब दोबारा से आप आंसर को देख लो, आप क्या दे रखा है, समेशन Z1 बाहर और Z2 माइनस से Z3। अब आंसर को देखोगे आप तो रिजल्ट क्या आएगा, देखो आप देख लीजिए, आप आंसर को क्या दे रखा है, सिग्मा लगा दीजिए आप, आंसर दे रखा है 4 आयोटा Z1 और मोड ऑफ Z1 स्क्वायर दे रखा है। तो एक बार मैंने बताई नहीं आपको, जैसे मैं आपसे बात करूं Z और Z बार, Z क्या होता है आप मेरे को बताओ, x प्लस आयोटा y, और Z बार क्या होता है, x माइनस आयोटा y। a प्लस आयोटा a प्लस बी, a माइनस बी से गुणा करूंगा तो क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप ये जानते हैं आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है तो प्लस होगा। आपको पता है मोड ऑफ Z का मान क्या होता है, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। मोड ऑफ, ये मोड ऑफ Z का स्क्वायर ही तो है, रूट नहीं है इसमें। तो देखो Z भार को आप क्या लिख सकते हो, मोड ऑफ Z का स्क्वायर। तो मैं यहां से सीखा कि Z1 और Z1 भार को मैं क्या लिख सकता हूं, मोड ऑफ Z1 का स्क्वायर। तो मेरे को पता है कि मोड ऑफ Z1 स्क्वायर लेके आना है तो Z1 से गुणा और करना पड़ेगा आपको, तो यहां भी Z1 से गुणा कर दो और यहां भी, आंसर हर में गुणा कर दिया, Z2 माइनस Z3। अब लिख दीजिए 4 आयोटा को तो अंदर ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो समेशन यहां से क्या आएगा, देखो ये क्या होगा, मोड ऑफ Z1 का स्क्वायर अपॉन 4 आयोटा Z1 और Z2 माइनस Z3। मोड ऑफ Z1 स्क्वायर 4 आयोटा Z1 और Z2 माइनस Z3, ये अपना आंसर आ गया। यही पूछ रहा था आपसे। तो अब सभी प्यारे विद्यार्थी प्रदर्शित कीजिए कि त्रिभुज समबाहु होगा यदि ये होगा, क्योंकि भी पहली क्लास से ज्यादा लोड नहीं डालेंगे, आराम से आप पढ़ना। आज कल आपको बताएंगे यदि त्रिभुज क्या होगा, समबाहु होगा, तो एग्जाम्पल नंबर 1 का सेकंड वाला आंसर। ओके।